पोटैटो चिप्स वाला। केदार बड़ा ही होनहार लड़का था। उसे अपना खुद का व्यापार शुरू करना था, लेकिन घर की हालत उसके बड़ी ही खराब थी। वो अपने व्यापार के लिए बैंक से कर्जा लेने का ठान लेता है। वो व्यापार का प्रपोजल बनाकर बैंक बैंक में घूमता है। घर में केदार के पिताजी उसके ऐसे घूमने की वजह से बहुत ही परेशान रहते हैं। एक दिन वो कहते हैं, अरे केदार, ये क्या लगा रखा है कि व्यापार ही करेगा? व्यापार के लिए ना घर में पैसे है और ना ही गिरवी रखने के लिए कुछ। यूं कब तक बैंकों के चक्कर काटते रहोगे बेटा? ये सब छोड़ो और मेरे साथ काम पर चलो कल से। ये क्या जी, उसे व्यापार करना है तो कोशिश करने दीजिए। मुझे मेरे बेटे पर पूरा विश्वास है कि वो एक ना एक दिन बहुत बड़ा व्यापारी बनेगा। हमें तो उसका हौसला बढ़ाना होगा। हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं, पर हमारे पास हौसला तो है ना। ऐसा कहकर केदार की माँ उसे दिलासा देती रहती है। एक दिन केदार उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठा था। दिन भर बैंक के चक्कर काटने की वजह से उसे भूख भी लगी थी। तभी वहां सुधाकर नाम का पोटैटो चिप्स वाला आता है। पोटैटो चिप्स ले लो, पोटैटो चिप्स। तब केदार सुधाकर को बुलाकर कहता है, सुनिए चाचा जी, जरा एक पॉकेट देना। कितने का है ये पॉकेट? बेटा 10 रुपए का है ये लो। केदार उसे 10 रुपए देकर पोटैटो चिप्स खरीद कर खाने लगता है। उसे उन पोटैटो चिप्स का स्वाद बहुत ही पसंद आता है। थोड़ी देर बाद केदार को फिर से रास्ते में सुधाकर दिखाई देता है। वो बचे हुए पोटैटो चिप्स को गरीब लोगों में बांट रहा था। तब केदार सुधाकर के पास जाकर कहता है, अरे चाचा जी, आप ये इतने अच्छे चिप्स गरीबों में क्यों बांट रहे हो? अरे बेटा, ये तो मेरा रोज का काम है। शाम तक जितने भी चिप्स बच जाते हैं, मैं वो फेंकने की बजाय गरीबों में बांट देता हूँ। दूसरे दिन फिर से अपने हाथों से फ्रेश चिप्स बनाकर बेचता हूँ। केदार सुधाकर की ये बात सुन के बहुत ही प्रभावित होता है। रात भर वो इसी सोच में रहता है, मैं मेरा व्यापार ऐसे छोटे छोटे व्यापार से बड़ा कर सकता हूँ। इसके लिए तो ज्यादा पैसों की भी जरूरत नहीं पड़ती। मैं कल ही चाचा जी से बात करता हूँ। मेरे पास पोटैटो चिप्स का व्यापार करने का अच्छा आइडिया आया है। ये सोचकर दूसरे दिन केदार सुधाकर के घर जाता है। सुधाकर घर में अपने हाथों से चिप्स बना रहा था। घर के बाहर तक चिप्स की महक आ रही थी। तब केदार सुधाकर से कहता है, चाचा जी, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, जिससे आपको यूं घूम घूम कर पोटैटो चिप्स बेचना नहीं पड़ेगा और हम हमारा व्यापार बड़ी ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। बस आप चिप्स बना कर दीजिए और जितना भी मुनाफा आता है उसमें 10% मुझे दीजिए। इस तरह सुधाकर भी केदार की बात मानता है। केदार पहले दिन चिप्स के पॉकेट गांव में हर एक जगह पर बेचता है। उस दिन पूरे चिप्स पॉकेट बिक जाते हैं। सुधाकर 10% के हिसाब से उसे पैसे देता है। उस दिन के जितने भी पैसे मिलते हैं, उन पैसों से वो चिप्स के लिए अच्छी पॉकेट खरीदता है। दूसरे दिन उन पॉकेट्स में चिप्स भरकर वो एक दुकान में जाता है और उस दुकान के मालिक से कहता है, सुनिए दुकानदार साहब, ये मेरे चिप्स के पॉकेट है। आप इसे अपने दुकान में बेचिए। समझिए कि ये सैंपल पीस है, मुझे इसके पैसे भी नहीं चाहिए। अरे भाई, यहाँ बड़े बड़े कंपनी के चिप्स पॉकेट कोई नहीं खरीद रहा, तो तुम्हारा ये चिप्स कौन खरीदेगा? लेकिन तुम इतना कह रहे हो, इसलिए मैं रखता हूँ, देखता हूँ कितना बिकता है या नहीं। ऐसा कहकर दुकानदार वो चिप्स के पॉकेट अपनी दुकान में रख लेता है। केदार दूसरे दिन फिर से उसी दुकान में जाता है। तब दुकानदार कहता है, अरे भाई, एक ही दिन में सारे के सारे चिप्स के पॉकेट बिक गए। लोगों को तुम्हारे चिप्स का स्वाद बहुत पसंद आया। तुम्हारे चिप्स की तो डिमांड बढ़ गई है। ये लो भाई पैसे और मुझे और ज्यादा चिप्स के पैकेट ला दो। बस केदार को भी यही चाहिए था। ये सुनकर केदार बहुत खुश हो जाता है और सुधाकर को सारी बात बताता है। सुधाकर अपने काम में हाथ बटाने के लिए एक मजदूर को रखता है। वो उन्हें चिप्स बनाना सिखाता है। केदार दुकान दुकान जाकर चिप्स के ऑर्डर लेने लगता है। देखते ही देखते उनका चिप्स का व्यापार तेजी से बढ़ने लगता है। कम लागत में बहुत ज्यादा मुनाफा होने लगता है और साल भर में ही केदार की पोटैटो चिप्स बनाने की फैक्ट्री शुरू हो जाती है, जिसकी डिमांड शहर से तो क्या विदेश से भी आने लगती है। इस तरह केदार सुधाकर को अपने साथ अपने बड़े घर में रखता है। उसके माँ बाप भी केदार की इस तरक्की से बहुत खुश हो जाते हैं। जायंट पानीपुरी हाउस। हस्तिनापुर में भरत और विराट नाम के 2 भाई रहते थे। दोनों को पानीपुरी बनाना बहुत अच्छे से आता था।
इसलिए दोनों पानीपुरी का बिजनेस करते थे। बिजनेस ठीक से नहीं होता था, फिर भी दोनों भाई अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहते थे। एक दिन विराट की पत्नी मीनू अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, ये पानी पूरे बिजनेस छोड़कर कोई और काम करते हैं। दूसरा काम? हम तो सिर्फ यह पानी पूरी बनाना ही जानते हैं। अगर यह काम छोड़ दिया तो हम कैसे जिएंगे, क्या खाएंगे? अब क्या हर दिन बिरयानी खाकर जी रहे हैं? नहीं ना। ऐसा नहीं, हम हर दिन पेट भर के खाना तो खा रहे हैं, भूखा तो नहीं मर रहे हैं ना। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके लिए अच्छे कपड़े खरीदने पड़ेंगे, अच्छी पढ़ाई देनी पड़ेगी, और भी जिम्मेदारियां हैं। हाँ, वो सब तो ठीक है, मुझे भी बिजनेस के बारे में चिंता होती रहती है, लेकिन मैं क्या करूँ तुम ही बताओ। बड़े भैया जो कहे वही हम करेंगे। अरे वही तो, आप दोनों एक ही बिजनेस करोगे तो मुनाफा कैसे होगा जी? इस तरह दोनों बातें करते हैं। फिर दोनों गांव के सरपंच के पास जाकर पानीपुरी का व्यापार करने की परमिशन केवल उन दोनों को ही देना है कहकर उन्हें पैसे देने की बात करते हैं। इसलिए मीनू अपने गहने विराट को देती है। वो ले जाकर दुकान में गिरवी रखकर पैसे लाकर मीनू को देता है। मीनू, एक बार भैया को बता देता हूँ ताकि वो दूसरा कुछ व्यापार देख ले। आपके भैया को बताना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हमें कभी भी आगे बढ़ते देख नहीं सकेंगे, इसलिए अभी छोड़ दो। कल को अगर भैया को सब कुछ पता चलेगा तो उन्हें बहुत ठेस पहुंचेगी। अभी बता देंगे तो उन्हें खुशी होगी। कोई जरूरत नहीं, पैसे लेकर सरपंच के पास जाते हैं। वे दोनों पैसे लेकर सरपंच के पास जाने के लिए निकलते हैं। विराट को पता है अपना भाई कितना अच्छा है, एक बार बता देगा तो वह मना नहीं करेगा, लेकिन अपनी पत्नी मीनू के बातों को मानकर वो स्वार्थी हो गया था। रास्ते में उसे अपना भाई मिलता है, लेकिन दोनों अनदेखा करके चले जाते हैं। इससे भरत चिंता करते हुए घर लौट आता है। तब उसकी पत्नी श्यामला कहती है, क्या हुआ जी, क्यों चिंता कर रहे हो? रास्ते में विराट और मीनू मिले थे, लेकिन दोनों मुझे अनदेखा करके चले गए। हाँ, मैंने भी देखा, दोनों बहुत बदल गए हैं। ना हमसे ठीक से बात करते हैं, ना मिलने आते हैं। इस तरह से चिंता करते रहते हैं। विराट अपनी पत्नी के साथ सरपंच के पास जाता है। उस गांव में उसके अलावा और कोई यह बिजनेस ना करे इसकी परमिशन ना देने के लिए कहकर सरपंच को वो पैसे देते हैं। सरपंच इसके लिए मानकर पैसा लेता है और सारे गांव में अनाउंसमेंट करा देता है। ये सुनकर श्यामला कहती है, क्यों जी, सुना आपके भाई ने क्या किया? हाँ सुना, छोटा भाई कहकर मैंने इसकी इतनी मदद की, लेकिन उसने मेरे साथ धोखा किया। ठीक है श्यामला, जाने दो, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। अब हम क्या करेंगे, पहले ये सोचिए, क्योंकि इस गांव में तो पानी पूरी का बिजनेस नहीं कर पाएंगे। मैं भी यह सोच रहा हूँ, अपने पास पड़ा सारा माल खराब हो जाएगा, क्या करूँ, कैसे बेचूं? भरत ऐसा सोचने लगता है। इतने में उसका बेटा एक किताब लेकर आता है। पापा, ये देखिए, मेरे किताब में जायंट मैंगो का पाठ है। क्या सच में जायंट मैंगो होता है? नहीं बेटा, यह सिर्फ एक पाठ है। उसने अपने व्यापार की वृद्धि के लिए ऐसा किया था। इस तरह कहते कहते भरत को एक आइडिया आता है। वो तुरंत ही अपनी पत्नी श्यामला से कहता है, भगवान की कृपा से हम अपना पानीपुरी का व्यापार फिर से शुरू करेंगे। कैसे? भरत अपना आइडिया श्यामला को बताता है। श्यामला मान जाती है। फिर वे लोग उस गांव के आने के रास्ते पर अपनी खेत के पास जाते हैं। वहां एक बड़ा खड्डा निकालकर लकड़ियों को डालते हुए एक बड़ा सा पानीपुरी हाउस बनाते हैं। वहां बैठने के लिए सारी तरह की सुविधाएं करते हैं। पानीपुरी हाउस नाम से बोर्ड लगाकर माइक में लोगों को कहते रहते हैं, आइए 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 साहब, अब तक कहीं नहीं देखा ऐसा अद्भुत जायंट पानीपुरी हाउस आप सबके लिए यहाँ बनवाया है। यहाँ आइए, उल्लास से भरे गाने सुने और ठंडे ठंडे वातावरण में गरम गरम पानीपुरी खाइए और मजे ले, एंजॉय करें।
इस तरह भरत अपनी बुद्धि का प्रयोग करके जायंट पानीपुरी हाउस का व्यापार शुरू करता है। वहाँ एक बड़ा सड़क होने के कारण सारे लोग पानीपुरी हाउस में आते रहते हैं। इससे भरत बहुत खुश रहता है। जायंट पानीपुरी हाउस देखने के लिए सारे लोग आते ही रहते हैं। गांव की पानीपुरी के पास कोई नहीं जाता, इसलिए विराट का सारा माल वैसे के वैसा ही रहता है। अपने स्वार्थ के लिए बड़े भाई को धोखा दिया था, यह सोचकर विराट अपनी गलती पर चिंता करने लगता है। नीति: कभी भी हम दूसरों को धोखा करेंगे तो हम खुद भी धोखे में आ सकते हैं। अगर इस बात का हम ध्यान रखेंगे तो हमारे किस्मत से हम जीवन में सफल होंगे।